जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अप्रैल से आपकी एनएमडीसी दंतेवाड़ा जो कि बचेली कॉम्प्लेक्स, किरंदुल कॉम्प्लेक्स और इस बार जहां तक हो नगरनार कॉम्प्लेक्स की वैकेंसी भी साथ में आने की संभावनाएं है पूरी पूरी। तो हमने आपको बताया था कि आपकी वैकेंसीज आने से पहले ही आपकी क्लासेस जो है हम स्टार्ट कर देंगे। आज आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी, आप इसको डेमो क्लास कह सकते हो। बाकी पेड क्लासेस में आपको कैसे ज्वाइन होना है वह भी मैं आपको बताता हूँ। तो आज की इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ध्यान से समझते चलिएगा। यह फर्स्ट क्लास रहने वाली है आपकी। यह मेंटेनेंस असिस्टेंट और फील्ड अटेंडेंट दोनों के लिए रहेगी। किन किन के लिए? मेंटेनेंस असिस्टेंट और फील्ड अटेंडेंट वाले जो भी कैंडिडेट है सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ से आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग आपको एक भी क्वेश्चन लोकल जीके का बाहर से ना देखना पड़े, इस टाइप से हम इस क्लासेस को तैयार कर रहे हैं। मतलब कि हम इसको बेसिक से पहले इसका थ्योरी, उसके बाद इसके एमसीक्यू लगाते हुए चलेंगे। आज आपकी यह फर्स्ट क्लास है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं दंतेवाड़ा का इतिहास, दंतेवाड़ा की कैसे स्थापना हुई थी, यहाँ कौन कौन से साम्राज्य थे, अंग्रेजों के शासन में क्या व्यवस्था थी सारी। इसी के बाद में हम देखेंगे दंतेवाड़ा बस्तर के महत्वपूर्ण शासक, दंतेवाड़ा का भौगोलिक विकास। तो यह 3 चैप्टर जो है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके बाद इसके एमसीक्यू भी देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में भी इसके एमसीक्यू को हम डिस्कस करेंगे। तो सभी कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और एक चीज मैं आपको यहाँ भी बताना चाहूंगा कि यह पेड क्लासेस रहेगी। मैंने आपको ग्रुप में पहले ही डिस्कस करके बता दिया था। आपको ज्वाइन कैसे होना है, तो देखिए यह क्लासेस आपको यूट्यूब पर ही अवेलेबल करा दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो यूट्यूब में जहाँ सब्सक्राइबर का बटन होता है उसी के साइड में, जस्ट साइड में आपको ज्वाइन का बटन मिलेगा। इस ज्वाइन के बटन को आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही आप इसमें ज्वाइन होते हो, ज्वाइन होने के लिए आपको इसमें 199 रुपीज वाला प्लान लेना पड़ेगा, 199 रुपये वाला, और इसमें आपको ज्वाइन करना है। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मंथली। तो मैं आपको बता दूं कि आपका पूरा कंप्लीट कोर्स एनएमडीसी लोकल जीके का, और इसी के साथ में हम आगे जो टेक्निकल क्लासेस करेंगे वह भी करेंगे ही, लेकिन एनएमडीसी लोकल जीके का पूरा कंप्लीट कोर्स एकदम बेसिक, जीरो टू हीरो, जैसा मैंने आपको बताया था कि एकदम बेसिक से लेके एकदम डीप लेवल तक कि आपका क्वेश्चन एक भी बाहर न जाए, मैं यहाँ से आपके कम से कम 50 से 60 क्लासेस में कंप्लीट करा दूंगा। तो लगभग आप यह समझ के चलिए कि आपका 1 महीना या 1.5 महीना इतने में आपका एक बार पूरी क्लासेस हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें ब्रीफ रिवीजन करेंगे। आपका वैकेंसी आने से पहले आपके पूरे जितने भी क्वेश्चन थे सब कुछ हम रिवीजन करेंगे, और इसके बाद भी आपकी क्लासेस आगे चलते रहेगी ही। तो ज्वाइन कैसे होना है आपको मैंने बता दिया कि आपको ज्वाइन ऐसे करना है। अगर किसी को कोई भी क्यूरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन पर भी आपको यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहा है, इसमें भी आप मैसेज कर सकते हो, वहां पर भी आपकी सहायता की जाएगी। तीसरी चीज और मैं आपको बता दूं, अगर कोई है जो क्लासेस नहीं लेना चाहता है, उसको डायरेक्टली पढ़ना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, चाहे फील्ड अटेंडेंट हो या मेंटेनेंस असिस्टेंट हो, सभी का ई बुक फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में कोर्स अवेलेबल है। इसमें आपको थ्योरिकल पोर्शन नहीं मिलेगा, लेकिन एमसीक्यू इसमें आपको पूरे मिलेंगे। चाहे आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाए, गोंडी भाषा से हो, हल्बी भाषा से हो, लोकल जीके हो, छत्तीसगढ़ का जीके हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, और इसी के साथ साथ आपका इसमें ट्रेड थ्योरी, जिसका जो ट्रेड रहेगा वह भी मिलेगा। तो कंप्लीट कोर्स ई बुक भी आपको मिलने वाली है, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, या इसके लिए भी आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते। देखिए कई लोगों के मन में होगा कि अभी तक रिक्रूटमेंट आया नहीं है, तो सर अभी रिक्रूटमेंट नहीं आया तो हम पढ़ाई करें या ना करें। देखो रिक्रूटमेंट जब आएगा उस समय आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप पूरा कवर अप कर सको, पूरा पढ़ सको, तब ओनली रिवीजन रहेगा। जो अभी से मेहनत करेगा, तो जब जैसे ही आपकी वैकेंसी आती है तब तक आपका लगभग कोर्स कंप्लीट हो चुका रहेगा, और आपका एक अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा। तो क्या है, आपको इसमें बेनिफिट यह रहेगा कि जो तब तैयारी कर रहे हैं उनसे कई आगे आप हो गए, और डेफिनेटली आपके सिलेक्शन को जो है यहाँ पर कंफर्म किया जा सकेगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यह पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा भी। तो समझते चलिएगा। सबसे पहले हम देखने वाला है, थोड़ा सा हम देखेंगे दंतेवाड़ा जिले का इतिहास, कि दंतेवाड़ा जिले की कैसे स्थापना हुई थी, क्या हुआ था। तो देखिए दंतेवाड़ा जिला जो कि बस्तर का पहले ही हिस्सा था, मतलब जब तक दो आपका जो 1947 में जब देश आजाद हुआ था, इससे पहले जो दंतेवाड़ा जिला था बस्तर रियासत की एक तहसील थी, और उसके बाद भी यह बस्तर में ही इंक्लूडेड था, क्योंकि इसकी स्थापना जो हुई थी 1998 में हुई थी। तो जो दंतेवाड़ा जिला का मातृक जिला है वह है बस्तर जिला। यह पहले दंतेवाड़ा बस्तर जिले की एक तहसील हुआ करता था। 25 मई, ध्यान में रखिएगा डेट, 25 मई
1998 में अस्तित्व में आया दंतेवाड़ा, मतलब कि दंतेवाड़ा का निर्माण हुआ। और जब 2002 में छत्तीसगढ़ राज्य अलग बना था, मतलब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तब छत्तीसगढ़ को कुल 16 जिले मिले थे। कितने जिले मिले थे? छत्तीसगढ़ को कुल 16 जिले मिले थे। उसमें से एक जिला दंतेवाड़ा भी था, क्योंकि उसकी स्थापना उससे पहले ही 1998 में हो गई थी। क्वेश्चन अगर पूछा जाए यहाँ से कि क्या छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले दंतेवाड़ा जिला था या नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा हाँ था। तो क्या समझे हम यहाँ पे कि 1998 में दंतेवाड़ा जिले की स्थापना हुई थी। छत्तीसगढ़ में मतलब 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ पुनर्गठन आयोग के तहत। तब छत्तीसगढ़ को 16 जिले मिले थे, उसमें दंतेवाड़ा जिला भी एक था। और 2007 में दंतेवाड़ा को विभाजित कर दिया गया, मतलब दंतेवाड़ा से भी 2 जिले बने। इसमें से एक है आपका बीजापुर जिला, कौन सा? बीजापुर जिला। और दूसरा 2012 में बना, तो वह है आपका सुकमा जिला। तो यह भी हम आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ से आपको दंतेवाड़ा की स्थापना के बारे में पता चल चुका है। अब बात कर लेते हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया कि बस्तर रियासत का हिस्सा था पहले दंतेवाड़ा। तो स्वतंत्रता से पहले दंतेवाड़ा बस्तर रियासत का एक हिस्सा था, यह पॉइंट आपको याद रखते हुए चलना है। बस्तर की एक तहसील थी, कब तक? 1998 तक बस्तर की एक तहसील थी दंतेवाड़ा जिला। दंतेवाड़ा जिला को ही दक्षिण बस्तर के नाम से भी जाना जाता है। और यह तो हमने देख ही लिया कि 2000 में पुनर्गठन हुआ था, तब ये हुआ था। और सुकमा जिला कब बना वह भी आपको पता ही है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कि 2007 में बीजापुर जिला बनाया गया था। तब बीजापुर जिला बनाया गया, इसमें तहसीलें थी बीजापुर, भैरमगढ़ और उसूर। यह 3 तहसीलें दे के बीजापुर जिले का निर्माण किया गया था। और इसी के साथ में भोपालपट्टनम भी थी। और 2012 में, कब? 2012 में दंतेवाड़ा का फिर से विभाजन हुआ, जिससे कि सुकमा जिला बनाया गया। इसमें 3 तहसीलें थी, चितगढ़, सुकमा और कोटा। अब यहां से ध्यान में रखिएगा आप, आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अगर एग्जामिनर ज्यादा डीप में जाता है तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा यहां से कि भाई भैरमगढ़, क्या भैरमगढ़ कब तक? अब ये क्वेश्चन हर गांव से तो नहीं बन सकता है, हर तहसील से, पर भैरमगढ़ से क्यों बनेगा? क्योंकि यहां से बीजापुर अलग हुआ तो भैरमगढ़ बीजापुर में चला गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि भैरमगढ़ दंतेवाड़ा का हिस्सा कब तक था? तो उस टाइम में आपको यहाँ पर ध्यान में रखना 2007 तक। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनेंगे वह भी हम आगे डिस्कस करेंगे, जब आपका एमसीक्यू वाला पोर्शन आ जाएगा तब और भी मजा आपको आने वाला है। अब यहाँ पर देख लेते हैं दंतेवाड़ा का जो स्थिति है, कहाँ पे लोकेटेड है। तो दंतेवाड़ा की अगर हम नॉर्थ पोल से स्थिति देखें यहाँ पे, तो 18.9000 यह नॉर्थ तक है और 81.3500 यह ईस्ट पर स्थित है। औसतन ऊंचाई की अगर बात करें तो दंतेवाड़ा जिला की समुद्र तल से ऊंचाई है 351 मीटर। इसको अगर फीट में कन्वर्ट किया जाए तो 1154 फीट होती है। और दंतेवाड़ा किस नदी के तट पर बैठा है? तो संकिनी और डंकिनी नदी के तट पर बैठा है दंतेवाड़ा जिला। वैसे तो इंद्रावती नदी भी दंतेवाड़ा से होकर बहती है, इसके रिलेटेड वाटरफॉल आदि के बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दंतेवाड़ा शहर के बारे में देख रहे थे कि कहाँ पर है, तो वह हमने देखा। मेन नदियां इसकी डंकिनी संकिनी नदियां हैं। आगे हम जब दंतेवाड़ा की नदियों को डिस्कस करेंगे तब सभी नदियों का जिक्र यहाँ पे आएगा। तो यह चीजें तो आप सभी को पता ही है कि सुकमा जिला इसके 2007 में बीजापुर और उसके बाद सुकमा जिला बना था, यह सारी चीजें। यहाँ पर दंतेवाड़ा का नाम क्यों पड़ा? तो देखिए माँ दंतेश्वरी की मंदिर है यहाँ पर, कहाँ? दंतेवाड़ा में। लगभग जो पहले से तैयारी कर रहे हैं या जो लोकल दंतेवाड़ा आदि के आसपास के उन सभी को यह पता होगा कि दंतेश्वरी माता के नाम पर ही दंतेवाड़ा शहर का नाम पड़ा या दंतेवाड़ा जिले का नामकरण हुआ था। और रामायण काल में इसे दंडकारण्य के नाम से भी जाना जाता था। दंतेवाड़ा एक जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ के जो कारीगर है यह उत्कृष्ट कारीगरी है, मतलब दंतेवाड़ा की जनजातियों के पास उत्कृष्ट कारीगरी है। वे मिट्टी, पत्थर, बांस और धातुओं के कलात्मक वस्तु बनाने में विशेषज्ञ है। अब जब दंतेवाड़ा जिला बन गया तो इसमें तहसीलें 5 थी, उसके बाद एक और तहसील बनी, तो टोटल हो गई 6 तहसीलें। अब 6 तहसीलें में देखिएगा, दंतेवाड़ा जिले में एक तहसील है आपकी गीदम, दूसरी है कटे कल्याण, तीसरी है कुआकोंडा, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बड़े बचेली और बारसूर। तो एक तो दंतेवाड़ा खुद भी हो गया, उसके बाद गीदम, कटे कल्याण, कुआकोंडा, बड़े बचेली और बारसूर। बारसूर जो है यह सबसे नवीनतम तहसील है। तो कुल मिला के दंतेवाड़ा जिले में अभी वर्तमान में 6 तहसीलें या 6 तालुके हैं। अगर हम बात करें जिला मुख्यालय की, तो जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा से 28 किलोमीटर दूर स्थित है और बैलाडीला देश
ये बेहतरीन लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो बेलाडीला की पहाड़ी जहाँ पे आपका स्टील माइंस है, लोह माइंस है, जिसको आप एनएमडीसी बचेली कॉम्प्लेक्स, किरांदुल कॉम्प्लेक्स आदि के नाम से भी जानते हो, कहाँ है, तो ये बेलाडीला पहाड़ियों से इस अयस्क का जो है निर्माण होता है या मिलता है। अब आगे देखिए, हम थोड़ा सा बस्तर को यहाँ पे नीचे से देखते आ रहे हैं गहराई से, तो हमको यह भी देखना पड़ेगा कि दंतेवाड़ा पहले बस्तर का हिस्सा था। तो अगर किसी रियासत ने या किसी वंश ने या किन्हीं राजाओं ने दंतेवाड़ा में शासन किया है, मतलब बस्तर में शासन किया, तो थोड़ा सा हमको बस्तर में कौन सा वंश था वह भी देखते हुए चलना है। तो सबसे प्रसिद्ध वंश है काकतीय वंश, वैसे तो और भी है वह भी देखेंगे, लेकिन काकतीय वंश से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। और दंतेवाड़ा का जो मंदिर है उसका निर्माण भी इसी टाइम हुआ था, तो उस चीजों के बारे में भी यहाँ पर जिक्र होता है। तो अभी हम ब्रीफ में काकतीय वंश देखेंगे, जब आपको दंतेश्वरी मंदिर वाला एक टॉपिक रहेगा वहां पे भी इसका जिक्र आएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश के अंतिम शासक प्रताप रुद्र द्वितीय के भाई अन्नमराज द्वारा स्थापित किया गया था, जिसने वारंगल को छोड़कर बस्तर में अपना राज्य स्थापित किया था। काकतीय वंश एक तेलुगु राजवंश था। कौन सा? तेलुगु राजवंश था, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा, जिसने 12वीं और 14वीं शताब्दियों के बीच वर्तमान भारत के पूर्वी दक्कन क्षेत्र के अधिकांश भाग पर शासन किया था। तो काकतीय वंश के बारे में आपको ध्यान में रखना कि यह एक तेलुगु राजवंश था, 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच में इनका शासनकाल था, और यह भारत के पूर्वी दक्कन क्षेत्र में अधिकांश इनका भाग जो था या इनका निवास जो था यह भारत के पूर्वी दक्कन क्षेत्र में था। अब आगे देखिए हम इनके क्षेत्र के बारे में, तो यहाँ पर मैप में आप देख पा रहे होंगे, यह जो आपकी डायवर्सिटी आ गई, मतलब कि काकतीय किंगडम या काकतीय वंश, यहाँ से आप देखते चलिएगा, यह आपका आ जाएगा पूरा का पूरा काकतीय वंश, जो कि आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश आदि और इधर तक गया हुआ है। इसी में यहाँ पर दंतेवाड़ा भी आपका आ जाता है, बस्तर क्षेत्र भी आ जाता है छत्तीसगढ़ का। देखिए काकतीय वंश के बारे में अगर हम बात करें, तो उनके क्षेत्र में वर्तमान तेलंगाना, अभी तेलंगाना है, यह पहले काकतीय वंश के शासनकाल में उन्हीं के अधीन था। इसके बाद में आंध्र प्रदेश का अधिकांश भाग और पूर्वी कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिण ओडिसी में कुछ हिस्से में फैला हुआ था काकतीय वंश। बस्तर रियासत की अगर हम बात करें, तो बस्तर रियासत ब्रिटिश राज के दौरान भारत में एक रियासत थी। ये तो आपने पहले भी देखा, मैंने आपको बताया था कि बस्तर पहले एक रियासत थी, इसी का हिस्सा था दंतेवाड़ा। अब अगर हम बात करें काकतीय वंश के बारे में, तो काकतीय राजवंश के संस्थापक काकतीय रुद्रदेव, जिनको कि प्रताप रुद्र प्रथम ने 1162 ई के आसपास चालुक्य शासक तैलप द्वितीय को सफलतापूर्वक पराजित कर अपना राज्य स्थापित किया था। तो काकतीय वंश जो था यह कौन से राजा को पराजित करके, तो पहले तो राजवंश का नाम आ जाएगा चालुक्य राजवंश, और इनमें जो शासक था वह तैलप द्वितीय था, इनको हराकर, और उसके बाद में काकतीय वंश यहाँ पे भी आया था। अब बात करें काकतीय राजा कला, साहित्य, वास्तुकला के संरक्षक के लिए जाने जाते थे, खासकर मंदिर निर्माण के रूप में भी। और यही यहाँ पे जब हम मामा भांजा मंदिर आदि देखेंगे तो वह भी हम इसके अंदर ही डिस्कस करेंगे। देखिए अगर ये थ्योरिकल क्लासेस है, थोड़ी सी आपको अगर अच्छी लग रही हो तो अच्छी बात है, नहीं लग रही हो, बोरिंग लग रही हो, तो हम एमसीक्यू भी हल करेंगे, तब और भी मजा आपको आएगा। लेकिन एमसीक्यू हल करने से पहले, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले यह जरूरी होता है कि थोड़ा सा उसको समझा जाए कि यह क्वेश्चन क्यों बन रहे हैं, किस लिए बन रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी जो है बेसिक से एकदम जीरो से हीरो वाली ही रहेगी। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, देख रहे थे हम काकतीय वंश, तो सॉरी, हाँ, तो यहाँ पर देख रहे थे हम काकतीय वंश। तो यहाँ पर देखिएगा, ऐसा माना जाता है कि तत्कालीन चक्रकूट, तत्कालीन का मतलब उस समय जो चक्रकूट था, जिसको कि वर्तमान बस्तर, वारंगल पर आश्रित राज्य नहीं था। यहाँ पर काकतीय शासक ने विजेताओं के समान व्यवहार न करके एक सामान्य राज्य की भांति व्यवहार किया। उस समय नागवंशी शासकों का प्रमुख नगर बारसूर था। आज भी बारसूर में मिले पुरातात्विक अवशेष उनके वैभव की कहानियां आप कहते हैं। मामा भांजा मंदिर हो अथवा गणेश जी की विशाल बलुआ पत्थर से बनी प्रतिमा हो, उस काल की कला एवं संस्कृति की अनुपम ढेर है। अब जब हम यह मंदिर पढ़ेंगे तब भी इनका जिक्र थोड़ा सा आएगा, इसीलिए मैंने इस काकतीय वंश के बारे में आपको पहले बता दिया। वैसे अगर हम बात करें तो दंतेवाड़ा में या बस्तर संभाग में एक काकतीय वंश का भी काल रहा, मतलब कि समय रहा, नल वंश का भी रहा, भंज वंश का भी रहा। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन बनता है क्या नल वंश का संबंध दंतेवाड़ा या बस्तर से है, तो आपको हाँ बताना है।
तो काकतीय वंश तो हमने देख लिया कि रुद्र प्रताप द्वितीय प्रतापरुद्र द्वितीय ने जो था इनसे रिलेटेड है। नल वंश के बारे में थोड़ा सा देख ले तो इतिहासकारों का मानना है कि नलों का साम्राज्य बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, बालाघाट और पूर्वी भंडारा और चांदा जिलों तक फैला हुआ था। और भंज वंश की बात करें तो महाराजा प्रवीण चंद्र भंज देव बस्तर राज्य के 20वें और अंतिम शासक थे भंज वंश के। तो यह आपको समझते हुए चलना है, आगे इसके एमसीक्यू भी आपको आएंगे, वहां और भी आप क्लियर करते हुए चलोगे। तो यह थोड़ा सा हमने देख लिया पहले जो दंतेवाड़ा बस्तर रियासत का हिस्सा था तब किस टाइप का था, स्थापना कब हुई थी। आगे और भी अच्छे से पढ़ेंगे उसको स्थापना के बारे में, क्योंकि दंतेवाड़ा को एक बार हमको फिर से यह चीजें देखना है। अभी तो हम उसका बेसिक देख रहे हैं, मतलब कि जो पुराना था, मतलब कि स्वतंत्रता से पहले राजा महाराजा के काल में। अब बस्तर में अंग्रेजों का शासन आ गया। तो अंग्रेजों का शासन यहाँ पर कब आया बस्तर में, तो वहां आया था 1855 में। कब आया था? 1855 में बस्तर में अंग्रेजों का शासन 1855 में शुरू हुआ, जिसने आदिवासियों के जीवन और उनके संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित किया, जिससे कि 1910 में भूमकाल नामक एक आदिवासी विद्रोह हुआ था। भूमकाल विद्रोह के बारे में आपको किसी बुक में 1909 भी मिलेगा, कहीं कहीं पे 1910 भी मिलेगा। मैं आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर बताते चल रहा हूँ, 1910 ही आपका राइट होगा, अधिकतर यही माना जाता है। तो हम भूमकाल विद्रोह के लिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि दंतेवाड़ा में या बस्तर संभाग के महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो भूमकाल विद्रोह था यह भी बहुत प्रसिद्ध था, आगे और भी विद्रोह हुए थे वह भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते भूमकाल विद्रोह। तो कब हुआ था? 1910 में। और अंग्रेजों का शासन बस्तर में कब स्टार्ट हो गया था? तो 1855 में। कौन से संसाधनों पर नियंत्रण कर लिया था? तो क्या होता है, जगह जगह पर किसान जो होते हैं, अधिकतर तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र ही है बस्तर, तो यहाँ पर क्या होता है, जो किसान होते हैं खेती करते थे कुछ सालों तक, यहाँ तक कि जब तक उपजाऊ जमीन है। अगर यहाँ उपजाऊ जमीन नहीं है तो जंगल में और कहीं भी खेत बनाकर खेती करने चले जाते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, जंगलों पे अपना एकाधिकार कर लिया। इस वजह से खेती, किसान जो होते हैं खेती करने वाले, वह भी उस जगह पे जाके खेती नहीं करने पाए, और बहुत से कारण कुछ थे, बस मतलब अंग्रेजों की क्रूरता आदि बहुत ज्यादा यहाँ पर हो गई थी। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखते चलिएगा, कुछ लोगों के नाम आपको याद रखना होगा। 1855 में ब्रिटिश शासन की सत्ता स्थापित होने के पश्चात बस्तर पर भी ब्रिटिश शासन की स्थापना हो गई थी। और धुरवाराम मांडिया, क्या नाम याद रखना है आपको, धुरवाराम मांडिया, जो कि जनजाति कबीले के तालुकेदार थे। अगर क्वेश्चन बन गया कि प्रसिद्ध धुरवाराम मांडिया कौन थे, तो यह जनजाति कबीले के तालुकदार थे और अंग्रेजों के हस्तक्षेप के खिलाफ थे। अंग्रेजों के आने के बाद ब्रिटिश शासन के नियम भी आ गए। क्या हो गया, जब अंग्रेज आ गए तो इन्होंने अपने नियम भी यहाँ के लोगों पर थोपे। और अगर बात करें अंग्रेजों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण, तो देखिए आपको ध्यान में रखना है कि अंग्रेजी शासनकाल जो कि 1855 में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद बस्तर भी ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। इन्होंने मतलब कि अंग्रेजों ने जंगलों पर नियंत्रण कर लिया और लोगों को उनके संसाधनों से वंचित कर दिया। अंग्रेजों ने करों में वृद्धि की और जबरन श्रम का सहारा लिया, मतलब आप इसको बंधुआ मजदूरी टाइप का भी कह सकते हो। इसी के बाद क्या हुआ था कि 1899 से 1900, एक डेट तो आपको यह याद रखनी है, 1899 से 1900 और 1907 से 1908 में भयानक अकाल ने लोगों का जीवन दयनीय बना दिया। क्यों? तो अकाल आया था इसीलिए। तो कब आया था अकाल? बस्तर संभाग में एक आया था 1899 से 1900 में, और एक आया था 1907 से 1908 में, मतलब ज्यादा इसमें लंबा समय नहीं था, एक के बाद एक यहाँ पर अकाल आए। दोनों आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से बन सकता है कि दंतेवाड़ा ने अकाल का सामना कब किया था। ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हो, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको मिलेगी। अब भूमकाल विद्रोह के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखते चलिएगा, भूमकाल विद्रोह के बारे में आपको देखते हुए चलना है। हम देखते हैं यहाँ पर भूमकाल विद्रोह, तो 1910 में बस्तर में भूमकाल विद्रोह हुआ, जिसे भूकंप के रूप में भी जाना जाता है, जो ब्रिटिश प्रशासन को हिलाने का एक प्रतीक था। इसमें एक पॉइंट आपको यह भी ध्यान में रखना है, पहला तो यह कि भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ था, बस्तर में हुआ था, इसको भूकंप के नाम से भी जाना जाता है। और गुंडाधुर और लच्छू उइके, क्या गुंडाधुर और लच्छू उइके बस्तर विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इसी के साथ में अंग्रेजों ने विद्रोह को क्रूरता से दबाना चाहा, लेकिन गुंडाधुर और लच्छू उइके को अंततः 1912 में पकड़ लिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी।
तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है इनके नाम कि गुंडाधुर और लच्छुए के यह भूमकाल विद्रोह जो हुआ था इसके प्रमुख नेताओं में से थे। अब राजमाता सुवर्ण कुंवर देवी का भी यहाँ पर नाम आता है, इन्हीं को राजमाता के नाम से भी जाना जाता है। इनका नाम क्यों आता है तो देखिए, राजमाता सुवर्ण कुंवर देवी ने 1909-1910 में हजारों आदिवासी साथियों के साथ बस्तर में मूरिया राज की स्थापना की प्रतिज्ञा ली थी। कौन से राज की? मूरिया राज की स्थापना की प्रतिज्ञा ली थी। अगर हम सुवर्ण कुंवर देवी के बारे में देखें तो इनको सुब्रन कुंवर देवी या सुवर्ण कुंवर देवी भी कहा जाता है। अब यह कौन थी तो देखिए, बस्तर के शासक भैरम देव सन 1853 में 13 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठे थे। उनकी दो पत्नियां थी, एक युवराज कुंवर देवी तथा छोटी बहन सुवर्ण कुंवर देवी। इनको ही सुब्रन कुंवर देवी भी कहा जाता है। तो यह हमको पता चल गया कि सुब्रन कुंवर देवी या सुवर्ण कुंवर देवी जो थी वह रीवा की थी, जो कि रीवा या बघेलखंड क्षेत्र आप इसे कह सकते हो। और यह कहाँ है तो यह है मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ था कि इन दोनों में कोई भी पुत्र नहीं होने पर, मतलब इन दोनों रानियों को कोई भी पुत्र नहीं हुआ, तो राजा ने एक तीसरा विवाह किया जिससे रुद्र प्रताप देव हुए, जो कि अल्पायु में पिता की मृत्यु के बाद राजा बन गए। किंतु ब्रिटिश शासन उन्हें अधिकार नहीं दिया और कोर्ट ऑफ वार्डस, यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको इस नाम को, कोर्ट ऑफ वार्डस का गठन कर दिया गया। गठन करने के बाद अंग्रेजी प्रशासन के पास पूरा इसका अधिकार आ गया और रुद्र प्रताप देव के वयस्क होने पर, कब 1908 में जब रुद्र प्रताप देव वयस्क हो गए थे तब उन्हें राजा होने का सदन दे दिया। लेकिन इसी वर्ष वन कानून भी पूरे बस्तर में लागू हो गया। तो वन कानून पूरे बस्तर में लागू कब हुआ था तो 1908 1909 आप कह सकते हो, वैसे 1908 में वन कानून लागू हो गया था बस्तर में अंग्रेजों का। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 1 फरवरी 1910 को पूरे बस्तर में एक साथ भूचाल आ गया, इसीलिए इसे विद्रोह को भूमकाल कहा गया। 7 फरवरी को गीदम नामक कस्बे पर, पहले गीदम क्या था, एक कस्बा था, पर विद्रोहियों ने पूर्ण अधिकार हो गया था। मतलब आप इनको एक तरीके से स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हो, यहाँ पर विद्रोहियों कहा गया इन्हीं को। तो इनका अधिकार हो गया था गीदम नामक कस्बे पे। और 21 फरवरी को राजमाता और लाल कालेंद्र सिंह को अंग्रेजों ने तोड़ने का असफल प्रयत्न किया। अंततः 25 फरवरी 1910 को लाल कालेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर बस्तर से निर्वासित कर दिया गया तथा सुवर्ण कुंवर देवी को रायपुर जेल भेज दिया गया, जहां नवंबर 1910 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो सुवर्ण कुंवर देवी को रायपुर जेल में भेज दिया गया था और लाल कालेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर बस्तर से निर्वासित कर दिया गया था, या आप कह सकते हो भगा दिया गया था। अब आगे देखिए, यह तो हो चुका हमने कि भूमकाल आंदोलन क्यों हुआ था, क्या कारण थे, कौन कौन ने इसमें हिस्सा लिया था, मुख्य लोग कौन कौन थे, इन्हीं के नामों के बारे में अगर क्वेश्चन बनते हैं तो बनेंगे। बाकी अब देख लेते थोड़ा सा दंतेवाड़ा का भौगोलिक स्वरूप क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर इसका मैप दिखाई दे रहा है इंडिया का। इंडिया में यह आपका छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ आपको छत्तीसगढ़ का मैप दिखाई दे रहा है। और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर आप देखते चलिएगा, यह है आपका दंतेवाड़ा जिला। अब यह दंतेवाड़ा जिला है, यह पूर्णतः भू आवेष्टित जिला है। इसका बॉर्डर ना ही तो किसी दूसरे क्या कहना चाहिए आपका राज्य से लगता है और ना ही किसी समुद्र सीमा को छूता है। वैसे अगर बात की जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि दंतेवाड़ा में बहुत कुछ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा बहुत, यहाँ पर भी आपको दिखने को मिलेगा कि दंतेवाड़ा में क्या क्या है। यहाँ के हम आगे पढ़ेंगे दंतेवाड़ा के नेशनल हाईवे, और इसी के बाद भी कौन कौन सी ट्रेनें आती है, हवाई यात्रा के लिए क्या क्या सुविधाएं है, पैदल यात्रा के लिए क्या क्या है, मतलब रोड बसेस आदि, क्योंकि इतने लोकल लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते ही है। कौन कौन से मंदिर है, कहाँ कहाँ पंप है, कितने प्रकार के यहाँ पे बोलचाल भाषाएं है, कहाँ कहाँ कौन कौन सा मार्केट लगता है, सारी चीज़ें के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे हम डे बाय डे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, और अधिकतर हम एमसीक्यू फॉर्म में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ताकि कम क्लासेस में ही आपका लगभग पूरा जितना भी लोकल जीके था कवर अप हो जाए। और मैं आपको श्योरिटी के साथ यह बता दे चल रहा हूँ कि जितनी आपकी क्लासेस है, अगर आपने पूरी लगा ली तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे एग्जामिनर बाहर चला जाए, क्योंकि हम इसमें छत्तीसगढ़ जीके के भी उन टॉपिक को डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावनाएं रहती है। पिछली बार भी काफी लोगों का सिलेक्शन हुआ था, काफी लोगों ने तैयारी की थी हमारे द्वारा, उनको पता होगा कि हम फैक्ट चीजें आपको प्रोवाइड कराते हैं
डेफिनेटली जहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावनाएं होती है वही चीजें आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो सभी लोग जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने आपको बता दिया है ज्वाइन करने का कि आपको ज्वाइन करना है। सब्सक्राइब के साइड में ही बटन मिलेगी, यूट्यूब नोटिफिकेशन भी आपको दे ही देता है, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी लोग, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और जितने भी लोग इस क्लास को ज्वाइन करते हैं बाद में आगे वाली आने वाली क्लासेस की पीडीएफ है उनको प्रोवाइड कराएंगे पर्सनली, एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना के। और जो एक टेलीग्राम ग्रुप है आपका, उसमें हर संडे के दिन, हम संडे के दिन क्लास में लेके संडे के दिन पोल करवाते जाएंगे। पोल मतलब आप प्रैक्टिस सेट समझ लीजिए या टेस्ट समझ लीजिए, 30 से 50 क्वेश्चन के आसपास का रोज। तो चलिए अब हम देख लेते हैं दंतेवाड़ा जिले का भौगोलिक स्थिति क्या थी। अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया, एक बार फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है वहां पर इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो देखिए, बस्तर की स्थापना मैंने आपको बताया था 25 मई 1998 को हुई थी। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की स्थापना 25 मई 1998 को हुई थी, और इसी को दक्षिण बस्तर या दंतेवाड़ा भी कहा जाता है। इसका मातृ जिला जो है यह बस्तर है, मतलब कि बस्तर से अलग होकर दंतेवाड़ा एक नया जिला बना था। निर्देशांक हमने देख लिया था कि नॉर्थ में कितना है और ईस्ट में कितना है। आपको डायरेक्टली याद रखना चाहो तो आप 18N और 81E याद रखिएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद भी ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाता। औसतन ऊंचाई 351 मीटर है समुद्र तल से, जो कि 1154 फीट होता है। जिले के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 3410.50 वर्ग किलोमीटर है, मतलब कि किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन आपको अधिकतर 3410 ही देखने को मिलेगा अगर आप किसी बुक में भी देखते हो तो। अब अगर बात करें, दंतेवाड़ा जिले में धारवाड़ भूगर्भिक शैलक्रम है। कैसी चट्टाने हैं? धारवाड़ भूगर्भिक शैलक्रम है, धारवाड़ भूगर्भिक चट्टाने हैं। और यहाँ की मिट्टी जो है मुख्य रूप से दोमट मिट्टी पाई जाती है। खनिजों की बात करें तो वैसे तो कई प्रकार के खनिज है, लेकिन मुख्य रूप से है लोहा, कोरंडम और टीन। मुख्य नदियां हैं डंकिनी और संकिनी नदी। मुख्य नदियों की बात करें तो इसी के अंदर आपकी इंद्रावती नदी आदि भी आती है, लेकिन दंतेवाड़ा जिला जो इसके तट पर बैठा है इसीलिए इसका नाम आता है। और सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो नंदीराज चोटी है। नंदीराज कितनी है? तो 1210 मीटर है, और यह कहाँ पर है? तो बेलाडीला पर्वत पर ही स्थित है। अब देखिए, बस्तर के बाद में दंतेवाड़ा कैसे कैसे बना, यहाँ पर थोड़ा सा समझते चलिएगा। 1948 बस्तर आपको समझ में आ गया कि आपका जिला बन चुका था। रियासत मतलब जो राजाओं का शासन है 1947 के बाद में खत्म हो चुका था, समाप्त हो चुका था। उसके बाद जो है बस्तर को भी जिला बना दिया गया। बस्तर, तो आपको यहाँ ध्यान में होना चाहिए कि बस्तर एक जिला तो है ही, इसी के साथ साथ संभाग भी है। इसी के अंतर्गत दंतेवाड़ा जिला भी अभी वर्तमान में आता है। तो क्या 1948 में बस्तर बन गया। इसी के बाद में देखिएगा तो 1998 में बना 2 जिले। कौन कौन से? एक बना कांकेर, एक बना दंतेवाड़ा। 2007 में एक जिला बनाया गया जिसका नाम यहाँ पर नारायणपुर देख सकते हो। और 2012 में जो जिला बना इसे कहते हैं कोंडागांव। तो बस्तर से 3 जिले यह अलग होकर बने। इसके बाद में हमको यहाँ पर देखना है दंतेवाड़ा को। तो देखिए, दंतेवाड़ा से भी 2 जिले और बने। कौन कौन से? तो 2007 में बना बीजापुर और 2012 में बना सुकमा। तो दंतेवाड़ा की स्थापना 1998। कितने जिले बने थे? दंतेवाड़ा का सह जिला कौन सा था? तो यह था कांकेर जिला, जो दंतेवाड़ा के साथ साथ 1998 में बना। दंतेवाड़ा से 2 जिले बने। कौन कौन से? तो एक तो आ जाएगा बीजापुर और एक आ जाएगा सुकमा। क्या आ जाएगा? बीजापुर और सुकमा। यह जिले दंतेवाड़ा से अलग होके बने, मतलब इनके मात्रक जिले जो है यह दंतेवाड़ा है। अब यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। बाकी जो है आप देख रहे हो ना कि भाई दंतेवाड़ा कैसे बना, क्या है, हम अगली क्लास में और डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी। अब जितना हमने पढ़ा इसके हम अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन का आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना ही है। भूमकाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी शासन की नीतियां, या आदिवासी संघर्ष, या राजमाता का आदेश, या 1857 की क्रांति। तो इसका मुख्य कारण था आपका, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी शासन की नीतियों के कारण, इनकी क्रूरता के कारण ही भूमकाल विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका दूसरे नंबर का, बीजापुर कब अपने अस्तित्व में आया था? तो बीजापुर जो बना था यह बना था 2007 में। कब बना था? 2007 में बना था। तो बी आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, दंतेवाड़ा में कितने जिलों का निर्माण हुआ? दंतेवाड़ा से कितने जिलों का निर्माण हुआ? तो दंतेवाड़ा से 2 जिलों का निर्माण हुआ। कौन कौन से? तो आपको पता ही होना चाहिए कि दंतेवाड़ा से 2 जिले कौन कौन से बने, मैंने जस्ट अभी आपको बताए।
अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, सुकमा कब अपने अस्तित्व में आया। जो सुकमा जिला था, क्या यह 2007 में, 2012 में, 1998 में या 2021 में। तो जो सुकमा जिला था यह 2012 में अपने अस्तित्व में आया। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा आपका, जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तब छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिले शामिल थे। ऑप्शन है आपका ए 25, बी 40, सी 52 या डी आप इसको कर दीजिए 16। क्या? डी 16। और यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, यहाँ पर बात तब की जा रही है, मतलब जब मध्य प्रदेश से अलग होके छत्तीसगढ़ बना तब कितने जिले थे, तो 16 जिले मिले थे फर्स्ट टाइम। उसके बाद और भी जिलों का निर्माण हुआ आगे धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन देखिए, कोटा किस जिले की तहसील है। क्या यह बीजापुर की तहसील है, दंतेवाड़ा की तहसील है, सुकमा की है या नारायणपुर की है। तो यह है सुकमा की तहसील। किसकी तहसील है? सुकमा की तहसील है। पहले यह जो कोटा क्षेत्र था यह किस में आता था, तो यह दंतेवाड़ा में ही आता था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, दंतेवाड़ा की नवीनतम तहसील कौन सी है। ऑप्शन है आपके पास कोंडागांव, बड़े बचेली, किरंदुल या कुआकोंडा। क्या लगता है आपको इन पूरे ऑप्शन को देख के कि दंतेवाड़ा की नवीनतम तहसील कौन सी रहेगी। तो ध्यान में रखिएगा इनमें से कोई नहीं, वह आ जाएगी आपकी बारसूर। कौन सी आ जाएगी? बारसूर आ जाएगी। यहाँ पर आप बारसूर कर लीजिए। क्या कर लीजिए? बारसूर। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका था, इसको हम सुधार लेंगे आगे। चलिए इमेज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा से बेलाडीला की दूरी कितनी है। तो जिला मुख्यालय से बात की गई है, मतलब कि दंतेवाड़ा से बेलाडीला की दूरी। तो दंतेवाड़ा से बेलाडीला की दूरी है 28 किलोमीटर। कितनी है? 28 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिला मुख्यालय से जो दंते मतलब बेलाडीला की दूरी है वह आपकी 28 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर तो हो गया था बी। क्या हो गया था? बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काकतीय वंश जो कि दंतेवाड़ा सहित समस्त बस्तर में फैला हुआ था वह वंश था। क्या यह एक तेलुगु वंश था, ओडिसी वंश था, तमिल वंश था या मराठा वंश था। तो काकतीय वंश जो था यह एक प्रकार का तमिल वंश था। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। काकतीय वंश एक तेलुगु वंश था। कौन सा वंश था? तेलुगु वंश था। अगला क्वेश्चन है, चक्रकूट किसका पुराना नाम है। क्या यह दंतेवाड़ा का है, कटे कल्याण का है, बीजापुर का है या भिलाई का है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यह दंतेवाड़ा के अंतर्गत ही आता था, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ए ही रहेगा। वैसे तो कहना चाहिए डायरेक्टली जिले का नाम नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दंतेवाड़ा रियासत में भूमकाल विद्रोह कब हुआ था। तो दंतेवाड़ा रियासत यह बस्तर रियासत के अंतर्गत आता है दंतेवाड़ा, और इसमें जो भूमकाल विद्रोह हुआ था यह क्या 1998 में हुआ था, 1910 में हुआ था, 1957 में हुआ था या 1542 में हुआ था। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा, यह जो भूमकाल विद्रोह है यह कब हुआ था। तो यह हुआ था 1910 में। कब हुआ था? 1910 में हुआ था। बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भूमकाल विद्रोह दंतेवाड़ा को किस रूप में जाना जाता है। तो भूमकाल विद्रोह को दंतेवाड़ा में भूकंप के रूप में जाना जाता है। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में लोगों ने यह किया था, जो कि एक भूकंप के समान ही था यह विद्रोह, इसीलिए इसको भूमकाल विद्रोह भी कहा जाता है या भूकंप विद्रोह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि निम्न में से कौन भूमकाल विद्रोह के नेता थे। ऑप्शन है आपके गुंडाधुर, रामा उइके, राजा राम या मोहिया नेताम। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा गुंडाधुर। ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा? गुंडाधुर। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुंडाधुर जो थे यह भूमकाल विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक नेता थे। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुवर्ण कुंवर देवी जो कि बस्तर रियासत की राजमाता के रूप में भी जानी जाती थी, उन्हें किस जेल भेजा गया था। ऑप्शन है आपके रायपुर जेल में, बस्तर की जेल में, भिलाई जेल में या सेंट्रल जेल में। तो आपका करेक्ट आंसर ध्यान में रखना है आपको, रायपुर जेल में भेजा गया था। कौन सी जेल में भेजा गया था? रायपुर जेल में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, दंतेवाड़ा जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो आपको बताना है दंतेवाड़ा जिले का क्षेत्रफल।
ऑप्शन ए है आपका 3210 किलोमीटर स्क्वायर, या 1400 किलोमीटर स्क्वायर, या 3410 किलोमीटर स्क्वायर, या 3510.50 किलोमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं बना है आपको, यह था 3410 किलोमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। दंतेवाड़ा का क्षेत्रफल है 3410.50 या 3410 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, दंतेवाड़ा जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है आपके दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बालुई मिट्टी, या रेतीली मिट्टी। तो यहाँ पाई जाती है दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोमट मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन अगर बनता है तो आपको यह करेक्ट आंसर दोमट मिट्टी ही लगाना है। अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। बस्तर से 1998 में कौन से जिलों का विभाजन हुआ था? बताइए। 19 सॉरी यहाँ पर आप कर लीजिएगा, 1098 हो गया तो यहाँ पर 1998 में कितने जिलों का विभाजन हुआ था, वो कौन कौन से थे? ऑप्शन है आपका ए सुकमा व कोंडागांव, ऑप्शन बी है आपका दंतेवाड़ा व बीजापुर, ऑप्शन सी है आपका दंतेवाड़ा व कांकेर, ऑप्शन डी है आपका दंतेवाड़ा व नारायणपुर। तो दो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 1998 में दंतेवाड़ा व कांकेर यह दो जिलों का निर्माण हुआ था। कौन से? दंतेवाड़ा व कांकेर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, दंतेवाड़ा ने अंग्रेजों ने दंतेवाड़ा जो कि बस्तर रियासत का एक हिस्सा था, वहां पर क्या लागू किया था? आपके ऑप्शन है कोर्ट ऑफ वाइस, ऑप्शन बी है कोर्ट ऑफ आर्डर, ऑप्शन सी है कोर्ट ऑफ वार्डर, या ऑप्शन डी है कोर्ट ऑफ रूल। तो इसका आंसर आपको सभी को पता होना चाहिए, यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या लागू किया था। आपको मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि यहाँ पर कोर्ट ऑफ वार्डर को लागू किया गया था। किसको? कोर्ट ऑफ वार्डर को लागू किया गया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 19 है, राजमाता सुवर्ण कुंवर देवी ने कौन से कौन से शासन की स्थापना की थी? तो इन्होंने कौन से शासन किया, किस शासन की स्थापना की थी? तो सुवर्ण कुंवर देवी ने क्या आदिवासी राज की स्थापना की थी, बस्तर राज की स्थापना की थी, मुरिया राज की थी, या प्रतिज्ञा राज की थी? तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वह रहेगा मुरिया राज। क्या रहेगा? मुरिया राज रहेगा। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा के सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो दंतेवाड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है नंदीराज पर्वत। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन ए है 1210 मीटर, ऑप्शन बी है 1250 मीटर, ऑप्शन सी है 1255 मीटर, ऑप्शन डी है 1240 मीटर। तो मैंने आपको बता दिया कौन सा पर्वत है, नंदीराज पर्वत है। इसकी ऊंचाई आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो यह हमारे जो आज के टॉपिक थे, आज के क्वेश्चन थे, यह सभी यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आगे आने वाली क्लास में हम अगले क्वेश्चनों को देखेंगे, इसमें से और भी जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते चलते जाएंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जितने भी लोग बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, क्योंकि देखिए ये यही एनएमडीसी की इकलौती ऐसी वैकेंसी है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना कि पूरी इंडिया की हिस्ट्री पढ़ना है, जीके पढ़ना है, या पूरा छत्तीसगढ़ आपको रट लेना है, या पूरी मैथ्स पूरी रीजनिंग, मतलब बहुत हद तक आपको नहीं पढ़ना। एकदम फैक्ट चीज़ें जो पढ़ लिया उसकी यहाँ पर जॉब लग जाती है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोकल जीके के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो यहाँ हमने 3 टॉपिक आज देख लिए थे, और 2-3 क्लास में यहाँ पर आप देख सकते हो 9 नंबर तक हम पूरा यहाँ पर क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे भी। तो यहाँ पर हम लोकल जीके की क्लासेस की बात करें तो मैं आपको यहाँ पर बताते चल रहा है, आपको टोटल लोकल जीके की कम से कम 40 से 45 क्लासेस मिलेगी। कितनी? कम से कम 40 से 45 क्लासेस मिलेगी। और 40 से 45 क्लासेस के बाद में कुछ क्लासेस आपको जो है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जीके की भी मिलेगी, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम गोंडी भाषा, हल्बी भाषा, यह भी इन्हीं के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एकदम मैंने आपको जैसा बताया था, जीरो से हीरो तक जितना हो सकता है कि आपका एग्जामिनर जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बना सकता है सभी को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। मैं भली भांति समझता हूँ कि कैसे कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी टाइप से मैं आपको पढ़ाते हुए भी चल रहा हूँ। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने आपको एक बार फिर से मैं यहाँ पर बता देता हूँ, पहले मैंने आपको बता दिया है। यूट्यूब पे जाना है आपको, 10 सरकारी जॉब चैनल ओपन करना है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, मैं एक साइड आपको यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन लगा के बता देता हूँ। सेम प्रोसीजर यहाँ पर लैपटॉप में भी रहेगी।
तो जो एक साइड में आपको यहाँ पर सब्सक्राइब वाली बटन दिख रही है, एक साइड में आपको ज्वाइन वाला ऑप्शन या ज्वाइन वाली बटन दिख रही है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 199 रुपये वाला आपका प्लान है, यह आपकी पेड क्लासेस के लिए रहेगा। आपको इसमें ज्वाइन होना है। जो भी ज्वाइन होता है आगे आने वाली क्लासेस उन्हीं लोगों को यहाँ पर दिखाई देगी। उसी के डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सअप ग्रुप आदि की लिंक भी देंगे, तो जो लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पर ज्वाइन भी हो जाएंगे और उनके लिए जो व्हाट्सअप ग्रुप बनेगा वो भी ज्वाइन हो जाएगा। जो टेलीग्राम ग्रुप बनेगा पोल आदि का वो भी वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। तो वहाँ पे हम पोल आदि भी करवाते जाएंगे। पोल का मतलब हम टेस्ट करवाते जाएंगे आपका वहाँ पे, और इसी के साथ में आपकी क्लासेस भी चल रही है। और जो और भी अच्छे से पढ़ना चाहता है एकदम इकट्ठा ही सब कुछ, मैंने आपको बताया कि हमने बेस्ट कंटेंट ई बुक आपके लिए बनाई है। थ्योरी की क्लासेस के साथ साथ आप अगर वह भी कर ले तो बहुत हद तक आपका यहाँ पर जो है जो एनएमडीसी बचेली कॉम्प्लेक्स, किरांदुल कॉम्प्लेक्स या नगरनार कॉम्प्लेक्स में भी इस बार सुना है वैकेंसी आएगी ही। दोनों तीनों के लिए काम में आ जाएगा, चाहे आप फील्ड अटेंडेंट के कैंडिडेट हो या मेंटेनेंस असिस्टेंट के कैंडिडेट हो। और ट्रेड वाइज भी आपका अलग अलग है। डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए भी जो आपका फील्ड अटेंडेंट वाली ई बुक है बेस्ट रहेगी, क्योंकि लोकल जीके आपको वहीं से पूछा जाना है। तो यह सारी चीजें आप समझ चुके हो। अब जिनके भी मन में डाउट है कि वैकेंसी आती है या नहीं आती, जिनको लगता है नहीं आएगी वो अभी से पढ़ाई मत कीजिए, जब आएगी उसके बाद पढ़ना। जिनको पता है, क्योंकि सभी लोग जानते हो कि लगभग की लोकल जगह पे क्लासेस चालू हो चुकी है। कई लोग अभी से इतनी मेहनत करें, इवन अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट जो बचेली आदि में है, अभी इतना आंदोलन प्रोटेस्ट आदि हुआ था, मेरे कई लोगों से बातें होते रहती, वह भी अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं और कोचिंग वगैरह भी जा रहे हैं। तो यह चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, अपना बेस अभी से मजबूत करते हुए आपको चलना है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।